Hello students, this is your next chapter, chapter 4, structure of the atom. In previous video we have studied about atoms and molecules. इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एटम का उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So कोई भी मैटर जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, वो क्या है, अलग अलग तरीके का होता है. ठीक है. सो वो अलग अलग उसका बनावट क्यों होती है, क्योंकि वो उसके एटम्स जो हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सो अलग अलग मैटर जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो एटम्स होते हैं ये क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. ठीक है. सो हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है. एंड जो एटम होता है वो खुद भी क्या होता है, सब पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. मतलब एटम्स के अंदर भी और कई पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो 19th सेंचुरी जो थी उसके एंड में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था, अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए थे एटम्स के, कि एटम किस तरीके का हो सकता है. एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उन्होंने एटम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई थी. ठीक है. सो एक प्रॉपर्टी इन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये उन्होंने किसके बेसिस पे दी थी, इलेक्ट्रिसिटी के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, अलग अलग सब्सटेंस के अंदर, उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि एटम जो होता है ना, जो एटम होता है हमारा, वो नॉन इंडिविजिबल होता है. मतलब उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं. नाउ चार्ज पार्टिकल इन मैटर्स. ठीक है. किसी भी मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि हम जब कॉम्ब करते हैं अपने हेयर्स को, ड्राई हेयर्स को, तो वो क्या है कि उस अपने हमारे जो हेयर्स हैं ना वो कॉम्ब की तरफ क्या अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. एंड हमने ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये भी देखा हुआ है कि अगर हम ग्लास रॉड जो होती है हमारी, अगर उसको हम सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो वो जो कपड़ा होगा वो उस एंड जो वो कपड़ा होगा वो सॉरी जो स्केल होगा, जो रॉड होगी हमारी, उसको अगर हम जो थर्माकोल के पीसेस वगैरह होते हैं, अगर हम उसके ऊपर उसको लेके जाएंगे तो वो थर्माकोल के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. So, ये सब क्यों किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारे कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. और ये चार्ज पार्टिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एटम के अंदर. ठीक है. सो it was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. ठीक है. तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, एक तो इलेक्ट्रॉन दिया था. इलेक्ट्रॉन की किसने आइडेंटिफाई किया था, J.J. थॉमसन ने. ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना इसको कि J.J. थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. ठीक है. सो हमने क्या माना था उस टाइम पे इससे कि जो भी एटम होता है वो कैसे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है. सो इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या होता है कि ये जो ई गोल्डस्टीन थे इन्होंने क्या करा था, 1886 के अंदर क्या करा था, एक न्यू रेडिएशन की खोज करी थी. ये जो रेडिएशंस थी इनको हम क्या कहते थे, कैनाल रेस कहते थे. ठीक है. ये जो कैनाल रेस थे ये किससे मिलके बने हुए थे, पॉजिटिव चार्ज से. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज. सो हमने इलेक्ट्रॉन के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी की थी, इन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसका जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, बट अपोजिट साइड होता है. लाइक अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सो ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज खोजा गया था इसको हमने क्या कहा था, प्रोटॉन कहा था. एंड प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का साइन होता है इसमें. एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है. बट इनका मैग्नीट्यूड जो होता है, इनका चार्ज की जो वैल्यू होती है वो दोनों में बराबर होती है. सो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई और पी से. ठीक है. सो ये इन दोनों का हो गया.
साइंस है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज़ -1। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास हमने नेग्लिजिबल माना है और उसका चार्ज क्या होता है -1, मतलब ये माइनस ऊपर इसके लगा रहता है। It seems that an atom was composed of proton and electron, mutual balancing their charges। ठीक है, so ये जो हमारा एटम होता है किस किस से मिलके बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। It also appeared that proton were in the interior of the atom or whereas electrons could easily be removed but not proton। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है। सो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। ये एटम का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर जो होंगे ये प्रोटॉन्स होंगे इसके पास, एंड जो आउटर होगा इसका मतलब ये जो आउटर है, आउटर की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली एटम में से निकाल सकते हैं, बट प्रोटॉन को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर क्या है, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन ये जब थ्योरी आई कि जो भी एटम होता है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। देन ये जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं एटम के अंदर, इसके लिए क्या है, थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का। सो थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था, उन्होंने ये बोला था कि जो भी एटम होता है वो एक तरीके से क्या होता है, क्रिसमस पुडिंग की जैसा होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो इसके अंदर जैसे हम केक के अंदर ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसी तरीके से ये जो एटम है ये क्या मान लिया इन्होंने, एक पुडिंग मान ली। इस पुडिंग के अंदर ये जो माइनस माइनस आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये माइनस माइनस क्या हो गए, इस पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस पर अरेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने एक वाटरमेलन होता है, हमारा वाटरमेलन क्या होता है, एग्जाम्पल लिया था। तो वाटरमेलन क्या होता है, अगर हम सपोज करें ये वाटरमेलन है, तो जो उसका रेड वाला पार्ट होता है, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसका, ये रेड वाला पार्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो वाटरमेलन में बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक, वो क्या कहलाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स। ये जो माइनस माइनस दिख रहा है आपको, वो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये थॉमसन ने दिया था कि ये इस तरीके का एटम होगा, इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे ये इस तरीके से इसमें अरेंज होंगे, और जो बाकी का पूरा स्पेयर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इससे क्या क्या इन्होंने दिए, इन्होंने क्या क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट से, कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। हमने अभी देखा कि पूरा एटम जो था हमने उसको क्या माना था, एक पॉजिटिव स्पेयर मान लिया था। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये उसने फर्स्ट बताया। ठीक है, सेकेंड उसने क्या बताया था कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो ये है कोई भी एटम है, तो जिसके इसमें नेगेटिव दे रखा है और पॉजिटिव प्रोटॉन भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों है। एंड अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू प्रोटॉन की होती है। ठीक है, सो अगर हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1 मानी है तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो -1 और जो +1 होता है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो टोटल हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सो आपस के अंदर जो कैंसिल होके जो टोटल हमारे पास चार्ज मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब जो एटम होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो ये जो थॉमसन का मॉडल था, इनके बेसिस पे जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने जो एटम की दी थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी इस मॉडल से। ठीक है, सो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब रदरफोर्ड थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक और मॉडल दिया था एटम का। सो ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या करा था कि इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया था। तो इन्होंने क्या करा था, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे एक थिन गोल्ड फॉइल पे इन्होंने उनको मूव करवाया, मतलब उन लाइक
लाइक ये जो हमारी गोल्ड है, गोल्ड की एक फॉइल है, तो ये गोल्ड की फॉइल पे इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आए और यहाँ पे हिट हुए इस फॉइल पे। अब इन्होंने जो थी गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, गोल्ड की फॉइल इन्होंने इसलिए ली क्योंकि उनको क्या था, बहुत एक थिन लेयर की फॉइल चाहिए थी, तो उन्होंने इसीलिए क्या करा था, गोल्ड की फॉइल ली थी क्योंकि वो बहुत थिन लेयर थी। और ये जो गोल्ड की फॉइल थी ये 1000 एटम्स मिलके बनी हुई थी, 1000 एटम्स के बराबर इसकी थिकनेस थी। ठीक है, देन अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये क्या होते हैं, हीलियम होता है। ठीक है, इन्होंने हीलियम आयंस लिए थे। ठीक है, सो ये हीलियम आयन जो होते हैं ये क्या होता है, डबली चार्ज थे एंड इसका जो मास था वो क्या था, 4 यूनिट था। ठीक है, एंड ये क्या होता है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इसीलिए इन्होंने इसकी एनर्जी क्या होती है, हीलियम पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने एज अ अल्फा पार्टिकल्स हीलियम आयन को चूज़ किया था। Then it was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particles in gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect the see large deflections. So जो alpha particles थे वो क्या होते हैं कि जो गोल्ड के एटम्स थे, गोल्ड के एटम्स के अंदर जो सब पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन्स वगैरह थे, उनसे क्या होते थे कि ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इजीली डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो हीलियम जो था, हीलियम्स के जो एटम्स थे वो बहुत अल्फा पार्टिकल्स जो थे हीलियम के, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी थे इसके कंपैरिजन, गोल्ड के कंपैरिजन। ठीक है, सो वो डिफ्लेक्टेड हो जाते थे इजीली, डिफ्लेक्टेड हो सकते थे इजीली, इसीलिए इन्होंने क्या करा था, ये इसको हीलियम को लिया था। एंड उसके बाद जो उनको रिज़ल्ट मिले थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एटम्स दे रखे हैं गोल गोल, ये क्या है, ये हमारे गोल्ड के एटम्स दे रखे हैं। एंड ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये रेस जा रही है यहाँ से, तो ये जो रेस है जब इन एटम पे हिट करी तो कई रेस जो थी वो सीधी निकल गई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सीधी 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 निकल रही हैं। कई रेस जो थी वो इसके, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके बीच में से टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, ये आप देख रहे हो एरोज बने हुए हैं, ये फर्स्ट यहाँ आ रही है और देन यहाँ जा रही है। ठीक है, ये हो गई एक ये हो गई है जो इसके यहाँ से टकरा कर यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो गई है। सो ये ऐसा था, और कई रेज ऐसी थी जो सीधी आ रही थी और सीधी ही वापस जा रही थी। लाइक अगर आप इस वाले एटम को देखें यहाँ पर, तो ये जो रेज है ये यहाँ से आ रही है और ये यहीं से ही वापस जा रही है। ठीक है, यहाँ से आई और इससे टकरा के इसके न्यूक्लियस से वापस लौट गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 एरो लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये कुछ रिज़ल्ट आए थे इस एक्सपेरिमेंट के। सो मैंने आपको अभी बताया कि जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल थे, कहीं तो क्या है सीधे की सीधे निकल गए, एंड जो कई अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए बाय स्मॉल एंगल। मैंने आपको बताया अभी कि डिफ्लेक्शन कैसे हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रिबाउंड। ठीक है, सो कई ऐसे पार्टिकल्स थे, लाइक 12,000 में से कुछ एक पार्टिकल ऐसा था जो कि एज इट इज़ आया और एज इट इज़ ही निकल गया, मतलब 180 डिग्री पे। ठीक है, सो ये जो लास्ट वाला जो कंडीशन एक आई थी, ये वाली, ये कुछ इस तरीके से थी कि अगर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि जो अगर हम एक गोला होता है तोप का, तो अगर वो क्या होता है टिश्यू पेपर पे अगर हम उसको मारते हैं तो टिश्यू पेपर से टकरा कर वो वापस लौट रहा है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन थी ये थर्ड वाली, जो कि इन पॉसिबल ही नहीं थी होना। ठीक है,
सो एक और एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया था। एग्ज़ाम्पल में उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो उसकी आंखें बंद करके, और अगर वो सामने एक वॉल दे रखी है उसके, वो वॉल से कुछ डिस्टेंस पे है, और अगर वो उस पर स्टोन थ्रो करेगा, उस पत्थर फेंकेगा, तो वो पत्थर क्या है, उस वॉल पे हिट करेगा, ठीक है, और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगा, एंड कुछ ना कुछ उसकी आवाज़ आएगी वॉल पे हिट करने पे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ उसको साउंड सुनाई देगी। बट अगर इस वॉल की जगह अगर हम वायर्स ले लें, जो वायर्स वाली वॉल्स होती हैं जहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, अगर वो बच्चा इन वायर्स के ऊपर थ्रो करेगा स्टोन, तो क्या होगा, कई स्टोन क्या है इस पर हिट करेंगे, हिट करने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कई स्टोन जो है इसके बीच में से निकल के कहीं और दूसरी जगह पे चले जाएंगे। सो कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड का। ये जो आप देख सकते हैं कि कहीं तो सीधे निकल गए, कहीं डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन हुआ था, जो स्कैटरिंग हुई थी इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा था, कुछ कॉन्क्लूजन्स दिए थे। वो कॉन्क्लूजन्स क्या थे? फर्स्ट कॉन्क्लूजन्स था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा है कि जो एटम होते हैं वो पूरी तरीके से खाली होते हैं, उसका मोस्टली भाग जो होता है अंदर का, वो पार्ट क्या होता है, वो खाली होता है। खाली क्यों होता है? जैसे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एटम यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियस दे रखा है इसके बीच में, यहाँ पर ये, इसके अलावा पूरा पार्टिकल, ये पूरा एटम जो है वो खाली है, एम्प्टी है। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से आए थे वो एज इट इज़ इसके अंदर से निकल गए। जैसा भी मैंने बताया कि स्टोन को जब उसने थ्रो करा तो वो दोनों वायर्स के बीच में से निकल गया। तो एटम क्या था, पूरा खाली होता है, ठीक है, मोस्टली पार्ट उसका खाली होता है, इसीलिए जो मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो एज इट इज़ एटम में से निकल गए। सेकेंड हमारे को क्या दे रखा है, अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंक्लूडिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो ऐसे थे कि वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम के अंदर, अब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसका न्यूक्लियस, जो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहीं ना कहीं इस एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीच में है, तो ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आए थे यहाँ से, वो कुछ स्मॉल एंगल पे, ये जो एंगल दे रखा है आपको कि यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया, तो ये स्मॉल एंगल पे ये क्या हुआ, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब यहाँ से आए और यूँ निकल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आया और यहाँ ऐसे निकल गया, तो ये कुछ एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया। ये इस चीज़ ने क्या इंडिकेट किया कि यहाँ पे जो एटम होता है उसके अंदर कुछ छोटा सा ही पार्ट पॉजिटिव चार्ज का होता है। A very small fraction of alpha particles will deflected by 180 degree indicate that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within a atom. सो थर्ड पॉइंट के हिसाब से कि जो एटम पे जो अल्फ़ा पार्टिकल आया था वो एज इट इज़ आया और एज इट इज़ ही 180 डिग्री पे वापस डिफ्लेक्ट हो गया। ये जो आप ये वाली कंडीशन देख सकते हैं ना यहाँ पर, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन क्या डिफाइंड करती है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज था किसी भी एटम के अंदर वो एक इतनी सी जगह पे होता है, मतलब पूरा एटम हमने क्या माना, खाली माना, लेकिन फिर भी उसका कुछ वॉल्यूम, कुछ मास आ रहा था, तो वो जो उसका मास होता है वो एक इतनी सी जगह पे होता है, मतलब बीच में ही होता है। सो इसीलिए ये कंडीशन आई कि जब अल्फ़ा पार्टिकल ने इससे हिट करा तो वो इससे हिट करने के बाद दोबारा इसी डायरेक्शन में वापस लौट गया। सो ओवरऑल जो उसका मास होता है वो कहाँ पे होता है, उसके न्यूक्लियस में, उसके बीच में होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिटेल्स पढ़ें।